तो हम लोग आज पी ब्लॉक के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं और पी ब्लॉक में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग शेल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट भी बोला करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग या शेल्डिंग इफेक्ट होता क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक इमेजिनरी कंडीशन हम आपके सामने रखें। मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक दूसरा इसी तरह का कंडीशन आपके सामने रख रहे हैं। अगेन वी हैव 13 प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, लेकिन पहले और दूसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, खाली है। और तीसरे ऑर्बिट में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है और यहाँ एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है। क्या लगता है इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के तरफ यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा? निश्चित रूप से नीचे वाले केस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। क्यों? यहाँ पर क्या दिक्कत है? अरे बेटा यहाँ पर 2 दिक्कत है। पहला दिक्कत है कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इन इलेक्ट्रॉनों को, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सन के द्वारा दूर रखने का प्रयास करेंगे। और दूसरा चीज है कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने के कारण ये लोग न्यूक्लियस के इफेक्ट को डिक्रीज भी करेंगे, न्यूक्लियस के इफेक्ट को थोड़ा बहुत घटा भी देंगे। जो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रहा होगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसको ये लोग रोक लेंगे अपने तक। और यही कारण है कि यहाँ पहले वाले केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसमें इनवर्ड पुलिंग जो होगा वो रिलेटिवली कम होगा, कम नहीं काफी कम होगा। तो अगर देखा जाए तो यही चीज तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। अब इसको हम लोग डेफिनेशन में बांधते हैं। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इनर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो न्यूक्लियस के इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया जाता है, जो न्यूक्लियस के इफेक्ट को डिक्रीज कर दिया जाता है, इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही एक और नाम बोले थे, क्या बोले थे? शेल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न्यूक्लियस के पावर को डिक्रीज या मिनिमाइज करने की जो घटना होती है इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? इसी को हम लोग नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अरे क्या जानते हो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा के द्वारा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज के द्वारा? सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता क्या है ध्यान दीजिएगा। जितने प्रोटॉन के पावर को अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर मिनिमाइज कर दिया, जितने प्रोटॉन के पावर को अंदर के ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर डिक्रीज करवा दिया, वही संख्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। वही संख्या क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। कहने का मतलब समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअल एटॉमिक नंबर में से अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटा दें तो वो प्रोटॉन का संख्या निकल जाता है जो एक्चुअली सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा होता है। और ये जेड स्टार को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड स्टार को क्या नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग पुकारते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से पुकारते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जानते हो बेटा यहाँ पर जेड स्टार को जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता रहे थे, ये जेड स्टार के विषय में एक बात कहना है हमको।
एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी कैलकुलेशंस थे, ऑल ऑफ देम वेयर एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जेड का वैल्यू होता था मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, वो वैल्यू सही में एग्जिस्ट नहीं करता था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी कैलकुलेशन, चाहे एनर्जी कैलकुलेशन, चाहे वेलोसिटी कैलकुलेशन, चाहे रेडियस कैलकुलेशन, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वहां पर वो सारे के सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल होते थे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। उन सारे कैलकुलेशंस में अगर जेड को जेड स्टार से रिप्लेस कर दे, उन सारे कैलकुलेशंस में अगर जेड को रिप्लेस कर दें, क्या चीज के द्वारा? जेड स्टार के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो वो सारा कैलकुलेशन फिर सही होने लगेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए भी वो कैलकुलेशंस अप्लाई होने लगेंगे। ये चीज ध्यान दिए। आओ हम लोग चलते हैं यहां पर क्या चीज के बारे में, तो सिग्मा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में, क्योंकि जेड तो पता ही होता है। तो जेड स्टार अगर निकालना है तो सिग्मा का वैल्यू निकल जाए तो जेड स्टार तो खुद ब खुद निकल जाए। तो हम लोग चलते हैं कहां पर चर्चा करने के लिए, हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज के बारे में? सिग्मा के बारे में बात करने के लिए। ठीक है बेटा। सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम स्लेटर साहब ने कुछ नियम कानून बनाए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेटर रूल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेटर रूल के नाम से पुकारते हैं। जानते हो बेटा स्लेटर रूल ने कहा क्या है? स्लेटर रूल का कहना है कि अगर लास्ट ऑर्बिट में, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां के हर इलेक्ट्रॉन 0.35 यूनिट प्रोटॉन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो सिग्मा में कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे? तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे हर इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्क्रीनिंग ऑफ 0.35 प्रोटॉन ईच। हर इलेक्ट्रॉन 0.35 प्रोटॉन के चार्ज को घटाने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा स्लेटर साहब ने, कि बाहर से एक अंदर, अरे बेटा इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं, जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट होता है उसको क्या नाम से पुकारते हैं? पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं। तो बाहर से एक अंदर वाला ऑर्बिट है जिसको हम लोग पेनल्टीमेट ऑर्बिट भी बोलते हैं। वहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्क्रीनिंग ऑफ 0.85 प्रोटॉन ईच। वो लोग 0.85 प्रोटॉन को स्क्रीन करने जा रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन 0.85 प्रोटॉन को स्क्रीन करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अंदर वाले और जितने भी हों, माय डियर यहाँ पर 3 ही ऑर्बिट थे, तब ना उसके अंदर में एक ही ऑर्बिट बचा है। अगर मान ले कहीं पर 5 ऑर्बिट होता तो बाहर के 2 ऑर्बिट को छोड़कर अंदर में 3 ऑर्बिट और बचे होते। तो ये नियम अंदर के आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट को छोड़कर अंदर के हर ऑर्बिट के लिए है कि इन दोनों के अलावा अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब 1 प्रोटॉन के पावर को क्या करने जा रहे हैं? तो 1 प्रोटॉन के पावर को स्क्रीन या शील्ड करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग इन नियमों के आधार पर अल्युमिनियम के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर हम लोग एल्युमिनियम के लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करें, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। अरे बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो वो दोनों कितना कंट्रीब्यूशन लगाएंगे? 0.35 प्लस ये अंदर वाले ये जो होंगे वो कितना कंट्रीब्यूशन लगाएंगे? ये 8 इंटू 0.85 0.85। ठीक है, 8 इंटू 0.85 और उससे और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना कंट्रीब्यूशन लगाएंगे? तो 2, ये 2:1। अरे बेटा ये कैलकुलेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.7
प्लस 6.8 और प्लस कितना 2, ये अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है कितना 9.5। माने कहने का मतलब एल्युमिनियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको इनवर्ड पुलिंग कितने प्रोटॉन्स का लग रहा होगा, 13 माइनस 9.5, कहने का मतलब कितना, सिर्फ और सिर्फ 3.5। माने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लग रहा होगा कि उसके लिए अंदर में सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3.5 प्रोटॉन मौजूद है। अब यहाँ पर एक बहुत काम की बात हमको कहनी है आपसे। काम की बात ये आपके साथ शेयर करना है कि जानते हो बेटा, स्लेटर रूल काफी हद तक सक्सेसफुल है। अच्छा, ये लाइन को ध्यान से सुनना। अगर किसी के बारे में कहा जाए कि आप काफी हद तक सक्सेसफुल हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से ना, ये भी कह दिया जाए कि आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हैं, तो इसका मतलब आप पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जा रहा है। तो ये कहना है कि स्लेटर रूल काफी हद तक सक्सेसफुल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस थ्योरी में कुछ न कुछ कमी भी है। जानते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग लगाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पावर को कितना घटाएगा, यह तो हम लोग बोल रहे थे कि स्क्रीनिंग का एक्सटेंट, स्क्रीनिंग का अमाउंट इस बात पर जरूर निर्भर करता है कि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। जाहिर सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को रोक पाएगा, वो स्क्रीनिंग ज्यादा लगाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो कम स्क्रीनिंग लगाएगा। तो स्क्रीनिंग का अमाउंट कितना होगा वो इस बात पर तो निश्चित रूप से निर्भर करता है कि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, लेकिन स्क्रीनिंग कितना लगेगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, वह इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में मौजूद है। जानते हो बेटा, एस ऑर्बिटल में मौजूद रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्क्रीनिंग लगाते हैं। पी वाले लोग जो होते हैं, लोग माने इलेक्ट्रॉन, पी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एस के तुलना में थोड़ा कम स्क्रीनिंग लगाते हैं। डी वाले लोग नाम मात्र का स्क्रीनिंग लगाते हैं और एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग लगाते ही नहीं है। एक्सटेंट ऑफ स्क्रीनिंग जो होता है ऑर्बिटल्स के लिए, उसका ऑर्डर हो जाता है एस ऑर्बिटल के द्वारा लगाया गया स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा, फिर पी, फिर डी, और फिर बहुत कम होता है किसके द्वारा, या नहीं के बराबर स्क्रीनिंग लगाया जाता है किसके द्वारा, एफ ऑर्बिटल के द्वारा। और इस चीज का कहीं पर भी कंसीडरेशन स्लेटर रूल में नहीं किया गया है, इसलिए स्लेटर रूल के द्वारा निकाला गया वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता है। कुछ एटमों के केस में ये एक्यूरेट आ जाता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के केस में खास तौर पर इसके द्वारा निकाला गया वैल्यू कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट के बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, इस टॉपिक का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो सुनना सब लोग। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो ध्यान देना सब लोग। हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम चर्चा करने चल रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। सुनो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज है। जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंटों के केस में, जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंटों के केस में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो और किसी एक ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करें, ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद किसी एक एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन, शब्दों को ध्यान से सुनना, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो और किसी भी ग्रुप में जब हम लोग नीचे मूव कर रहे हो, ठीक है, नीचे मूव कर रहे हो,
तो पांचवें और छठे पीरियड में खास तौर पर यह चीज नोटिस किया जाता है। पांचवें और छठे पीरियड के एलिमेंटों के केस में होता क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद दो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनर्टनेस शो करने लगते हैं अपने ही ऑर्बिट में मौजूद p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के तुलना में। माने ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा होता है, जबकि ये s वाले लोग कहते हैं कि नहीं, हम इनर्ट की तरह बिहेव करेंगे, हम बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे। यही घटना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू शो इनर्टनेस। और कहां पर होता है? तो पी ब्लॉक के केस में होता है। और पी ब्लॉक में भी किसी फैमिली में जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो ये चीज 5th और 6th पीरियड के केस में देखा जाता है। इस घटना को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब यह इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है, हम लोग चलते हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक, अरे डॉक्टर, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से एनालाइज किया है? कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से एनालाइज करोगे तो कई सारी एबनॉर्मेलिटी वहां मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब ध्यान से देखोगे ना तो बहुत सारा चीज एबनॉर्मल, उस एबनॉर्मल चीजों को देखते देखते आदत हो जाता है और फिर मन जो है क्वेश्चन भी पूछने का साहस नहीं दे पाता है। कैसा एबनॉर्मलिटी का हम चर्चा कर रहे हैं? जैसे देख, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक देखो, पहले ऑर्बिट के ऑर्बिटल एक साथ, दूसरे ऑर्बिट के ऑर्बिटल एक साथ, तीसरा चल ही रहा था कि बीच में यहां पर कौन आ जा रहा है? यहां पर फिर 4s आ जा रहा है और फिर 3d आ रहा है। ये एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये एबनॉर्मलिटी है। वैसे ही देखोगे तो 5s पहले आ जाएगा और 4d बाद में आता है। अरे बेटा, छठे s में तो और हद हो जाता है। 6s जो है वो न सिर्फ 5d के पहले आता है बल्कि 4f के भी पहले चला आता है। ये 4f के भी पहले चला आया है। कौन? 6s। आखिर ऐसा क्यों? ये s ऑर्बिटल वाले लोग अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़कर पहले क्यों आने लगे हैं? अरे छठा ऑर्बिट का होता तो एक साथ होता तो 6s आता, लेकिन 6s बहुत पहले आ गया है और 6p काफी बाद में आता है। ऐसा क्यों? यह चीज होता है, एक इफेक्ट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पेंट्रेशन इफेक्ट। s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेंट्रेशन इफेक्ट दिखाते हैं। s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या दिखाते हैं? पेंट्रेशन इफेक्ट। जैसे देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट के जो s होंगे वो यहां से यहां तक, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये 1s के होते हैं। 2s का जो होगा वो अंदर के तरफ भी और यहां से बाहर के तरफ भी, ये इतने बड़े स्फेरिकल एरिया में कहीं भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसके? 2s के। और सुनना बेटा, s ऑर्बिटल का खासियत होता है जितना वो बाहर के तरफ एक्सपेंड करता है उतना ही अंदर के तरफ भी एक्सपेंड करता है। ये यहां से जितना अंदर के तरफ आया है, मान लो ये कुछ न कुछ यूनिट होगा ना, x यूनिट मान ले, इससे ज्यादा अंदर के तरफ आया हुआ होगा कौन? तीसरे ऑर्बिट का s। ये अगर x है तो ये x प्लस समथिंग अंदर भी और x प्लस समथिंग बाहर भी, दोनों तरफ एक्सपेंड किया होगा कौन? s। चौथा ऑर्बिट का s जो होता है वो अंदर के तरफ इतना ज्यादा पेंट्रेट कर जाता है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होने लगते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होने लगते हैं। किसके तुलना में? 3D के तुलना में। ये बात समझ में आया? और न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने के कारण इसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसका एनर्जी जो रहता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा रह जाता है। और यही कारण है ये 4s में, 5s में और ज्यादा, 6s में अंदर की तरफ इतना ज्यादा एक्सपेंड करता है कि न सिर्फ
5d बल्कि 4f को भी पेनिट्रेट किया हुआ होता है। ये इतना बात समझ में आ गया। अरे बेटा अब देख बात क्या है, बात ये है कि जैसे हम लोग p ब्लॉक के केस में बात कर रहे हैं, p ब्लॉक के केस में सबसे बाहरी ऑर्बिट तो p ब्लॉक के केस में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन तो p में जाएगा। सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? p में जाएगा। जैसे देखो अब एक चीज, अब हम लोग आते हैं ये पेनिट्रेशन इफेक्ट समझने के बाद हम लोग चलते हैं p ब्लॉक का एक फैमिली लेते हैं, और मान लो वो फैमिली हमने ले लिया है कार्बन फैमिली। मान लो वो फैमिली हमने ले लिया है कौन सा? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के मेंबर कौन कौन होते हैं आप लोग जानते हो? का, सी, जे, सन, प, यही होता है ना बेटा कार्बन फैमिली। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही। तो सिलिकॉन के केस में हो जाएगा 3s2 3p2, जर्मेनियम के केस में हो जाएगा 4s2 4p2, और टिन के केस में हो जाएगा 5s2 5p2, और पीवी के केस में हो जाएगा 6s2 6p2। ठीक है, 6p2। चलो Sn के लिए बात करते हैं। Sn का ऑर्बिटल डायग्राम कैसा हो जाएगा? Sn का ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा 5s2 के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 5p के लिए यहाँ पर 3 घर, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने, हम बताए थे ना इनर्ट पेयर इफेक्ट 5वें और 6ठे में होता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने टिन को कहा कि सुनो टिन भाई, हम तुम्हारे पी के तुलना में इनर्ट हैं। इनर्ट कहने का मतलब तुम्हारे पी का एनर्जी बहुत ज्यादा है और मेरा एनर्जी बहुत कम है, हम बहुत अंदर हैं। ठीक है, तो जब तक बहुत ज्यादा एनर्जी हमको नहीं दोगे तब तक हम एक्साइटेड होकर यहां जाएंगे नहीं और बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे। जानते हो एक बात, यह Sn को हीट करके अगर कोई रिएक्शन करवाओगे ना तो टेट्रा वैलेंसी दिखाएगा, और बिना हीट किए हुए अगर कोई रिएक्शन दिखा दिए तो फिर यह दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, खाली यही दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। और खाली यही दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया तो वो उस समय क्या दिखाने लगता है? डाइवैलेंट नेचर। हम 2 रिएक्शन टिन का बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आज के बाद परमानेंटली याद हो जाएगा। जानते हो वो दोनों रिएक्शन क्या है? टिन का टुकड़ा ले लो। क्या चीज का टुकड़ा? टिन एलिमेंट का, टिन सरसों तेल वाला टिन मत लिया, टिन Sn, टिन का टुकड़ा ले लो। ठीक है, और इस पर HCl एसिड डाल दो, बिना हीट किए हुए HCl एसिड डाल दे। उधर प्रोडक्ट क्या बनेगा? SnCl2 के SnCl4। क्या लग रहा है तुम लोग? यहाँ पर प्रोडक्ट SnCl2 बन जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? SnCl2। वही टिन का टुकड़ा ले ले और क्लोरीन गैस मिलाकर हीट कर दे, वहीं पर क्लोरीन गैस मिलाकर उसको क्या कर दे? हीट कर दे, तो वो क्या होने लगेगा? SnCl4 होने लगेगा। ठीक है, तो टिन और पीबी, एक चीज समझना बेटा, टिन और पीबी जो होते हैं इनका डाउन द ग्रुप आने पर नॉर्मल वैलेंसी 2 यूनिट घटने लगता है। कार्बन में ये ड्रामा नहीं होता है, कार्बन में ये s ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल, इन दोनों में एनर्जी का गैप उतना ज्यादा नहीं है जितना यहाँ पर है। तो यहाँ पर हल्का सा एनर्जी मिला, ये एक्साइटेड होकर यहाँ चला गया और ये हर बार क्या चीज शो किया करता है? टेट्रावैलेंट नेचर शो किया करता है। जबकि ये लोग जो होते हैं टेट्रावैलेंट के साथ साथ डाइवैलेंट नेचर भी शो किया करेंगे। और इनके डाइवैलेंट नेचर शो करने का कारण क्या है? इनके डाइवैलेंट कार्बन फैमिली में टिन और पीबी के डाइवैलेंट नेचर शो करने का कारण अगर पूछा जाए तो क्या कारण बताएंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है और क्यों है, दोनों चीज बता चुके हैं। ये दोनों बात समझ में आ गया है सभी लोगों को? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, ये दोनों बात समझ गए थे सभी लोग। हम आगे बढ़े। सुनो बेटा, एक चीज और बताना है हमको, सुनना। देखो यहाँ हमने लिखा बोरन फैमिली, यहाँ हमने लिखा कार्बन फैमिली, और यहाँ हमने लिखा नाइट्रोजन फैमिली। लो एक फैमिली और लिख देते हैं, यहाँ हमने लिखा कौन सा फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है बेटा, बोरन फैमिली का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2s2 2p1, इसका हो जाता है 2s2 2p2,
इसका हो जाता है 2s2 2p और इसका हो जाता है 2s2 2p 4। अरे बेटा ये जो है ट्राईवैलेंट नेचर शो करता है। इसका नॉर्मल वैलेंसी कितना होता है 3, ये इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी फिर कितना हो जाता है, और ये जो होता है डाईवैलेंट नेचर का होता है। ऑक्सीजन फैमिली का वैलेंसी कितना 2 हुआ करता है। ध्यान दो, बोरॉन फैमिली का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बना है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बोरॉन फैमिली को, बहुत ध्यान से सुनो, अगर बोरॉन फैमिली को अपना नॉर्मल वैलेंसी दिखाने का मन है, अगर बोरॉन फैमिली को अपना नॉर्मल वैलेंसी शो करने का मन है तो वो इन इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंडेंट है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां जाएंगे तभी ये ट्राईवैलेंसी दिखा पाएगा। अरे बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका यूज करके 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बोरॉन फैमिली अपना नॉर्मल वैलेंसी दिखाने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर है तब ना वो इलेक्ट्रॉन वहां भेजा है। अरे कार्बन फैमिली को टेट्रा वैलेंसी दिखाना है, टेट्रा वैलेंसी दिखाने के लिए भी इसको ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तब नहीं ये टेट्रा वैलेंसी दिखाएगा। बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को ध्यान से देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ p ऑर्बिटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड तो इसके पास पहले से है। इसको अपना नॉर्मल वैलेंसी दिखाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का कोई जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है इसको। तो हम कहना ये चाहते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मेन असर, इनर्ट पेयर इफेक्ट का असल प्रभाव बोरॉन और कार्बन फैमिली में ही देखने को मिलता है। और बोरॉन और कार्बन फैमिली में क्या देखने को मिलता है कि जब हम लोग बोरॉन और कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो 5वें और 6ठे पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वह अपना नॉर्मल वैलेंसी 2 यूनिट कम दिखा, नॉर्मल वैलेंसी के अलावा 2 यूनिट कम वाला वैलेंसी भी शो किया करते हैं। ये बात समझ में आ गया, नॉर्मल वैलेंसी। अब नीचे आया, नीचे वाले के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन कहा कि हम बॉन्ड बनाने में भाग ही नहीं लेंगे, तो सिर्फ यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करके 2 बॉन्ड बनाए तो नॉर्मल वैलेंसी में कितनी की कमी हो गई, 2 यूनिट की कमी हो गई। इनर्ट पेयर इफेक्ट का इन लोगों में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है ये बात समझ में आ गया। अच्छा, क्या इन लोगों में इनर्टनेस नहीं है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में? ना, इनर्टनेस जैसा है वैसा ही होगा, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों का यूज बॉन्ड बनाने में करना ही नहीं है इन लोगों को। आपका हमको जरूरतें नहीं है तो आप रूठे रहिए। तो वही इन लोगों का हाल है। ठीक है, हम आगे बढ़े। यहाँ से हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे एक टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इनर्ट पेयर नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं पर कोई पेयर जो है वो इनर्टनेस शो करने जा रहा है, और वो होता क्यों है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। तो ये 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने के बाद, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक का पहला फैमिली के बारे में, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बोरॉन फैमिली।